हेलो, आई एम वैशाली। वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो आज मैंने स्टार्ट करी है एक नई सीरीज़, प्रिपरेशन सीरीज़, जिसका मैंने नाम दिया है। ठीक है, इस प्रिपरेशन सीरीज़ में हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बताती हूँ। गेट 2023 के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये मैंने एक्चुअली प्रिपरेशन सीरीज़ स्टार्ट करी है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 7 टॉपिक्स, जैसे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी भेजी थी, अगर आपने देखी हो तो। गेट 2023 के लिए ये हो रही है। ठीक है, अब गेट का जो सिलेबस अगर आपने देखा हो, उस सिलेबस में से मैंने कुछ टॉपिक्स पिक किए हैं, जो कि मैंने 7 टॉपिक्स लिए हैं, और हर एक टॉपिक में से मैं 5 सब टॉपिक्स कराने वाली हूँ। तो टोटल 35 वीडियोज़ में मैं ये प्रिपरेशन सीरीज़ को कंप्लीट करूँगी। ठीक है, अब 7 टॉपिक्स कौन कौन से हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। जिसमें फर्स्ट टॉपिक होगा आपका लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम से जो है, उसमें मैं आपको 5 सब टॉपिक्स कराने वाली हूँ। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक मैं आपको कराऊंगी ग्राफिकल मेथड का। सेकंड टॉपिक मैं आपको कराऊंगी डुअलिटी का। ठीक है, थर्ड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। फोर्थ टॉपिक हम करेंगे असाइनमेंट प्रॉब्लम, और जो हमारा फिफ्थ टॉपिक होगा वो होगा हमारा सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड। तो इन 5 टॉपिक्स में से यूजुअली एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा और भी हैं वहाँ पे टॉपिक्स, लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं आए अभी तक। ठीक है ना, मैंने अराउंड 10 ईयर्स के क्वेश्चंस देखे, उसके बाद ही ये टॉपिक्स को सेलेक्ट किया। इसी तरीके से दूसरा टॉपिक जो होगा, ये तो आपका LPP का होगा, जो कोर्स आप पढ़ोगे। ठीक है, अब इसमें आप पढ़ोगे क्या, ग्राफिकल मेथड की जितनी थ्योरी है वो मैं आपको इन शॉर्ट समझाऊंगी, और फिर उस पे बेस्ड लास्ट 4 ईयर्स के 3 या 4 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। आप वो क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद जो 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको देख के आप ग्राफिकल मेथड के जो भी क्वेश्चन होंगे वो खुद प्रैक्टिस करिएगा। जो डाउट होगा वो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो। इसी तरीके से आपको प्रोसेस फॉलो करना है ड्युअलिटी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, असाइनमेंट के लिए और सिंप्लेक्स मेथड के लिए। नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी आपको PD, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, या OD, दोनों में से एक कोई भी जो मेरा तैयार हो जाएगा कंटेंट, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगी। 5 टॉपिक्स PDE के, 5 टॉपिक्स ODE के। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस, 5 टॉपिक्स न्यूमेरिकल एनालिसिस के, फिर 5 टॉपिक्स कैलकुलस के। ओके, 5 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे कैलकुलस के। उसके बाद 6th हम पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा, और 7th हम पढ़ेंगे रियल एनालिसिस। इनमें से भी 5 टॉपिक, इससे भी, तो सबसे 5 टॉपिक कवर करेंगे। तो ऑलमोस्ट 35 वीडियोस में मैं आपको इसका एक क्रैश कोर्स टाइप का प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आप खुद भी प्रिपरेशन कर सकते हो। प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस करिएगा, जो डाउट होंगे आप पूछ लेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा ग्राफिकल मैथड। आज मैं आपको ग्राफिकल मैथड के बारे में डिस्कस करके फिर ग्राफिकल मैथड के ही सारे क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1। इसके जितने भी नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स जो मैं पढ़ाऊंगी, उसके हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ऑनलाइन ट्यूटोरियल बाय वैशाली। ठीक है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो वो नोट्स की PDF मिल जाएगी आपको, उसको आप प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं या फिर साथ साथ नोट्स बना सकते हैं। सो ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करने से पहले समझते हैं LPP क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है, और इस तरीके की जो हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स मिलती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफिकल मेथड जैसे कुछ मेथड हैं जिनका यूज़ किया जाता है। फाइन, तो अब पहले समझते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसका एक जनरल स्ट्रक्चर होता है, इसको किस तरीके से लिखा जाता है पहले मैं वो बताती हूँ। द स्ट्रक्चर ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसमें हमारे पास मिन या मैक्स टाइप का एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। ठीक है, जिसको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी वैल्यूज़ जो हमारे पास होती है वो इस तरीके से होती है, C1 x1 प्लस C2 x2 प्लस सो ऑन Cn xn। ओके, ये जो C है वो डिनोट करता है हमारे कॉस्ट वेक्टर्स का, और जो x हैं ये हमारे होते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। इसके बाद हमारे पास होता है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो होते हैं वो हमारे पास कुछ इनइक्वालिटीज़ होती हैं, या आप समझ सकते हो कुछ इक्वेशंस होती हैं जिनको हम इनइक्वालिटीज़ के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे उसको, x1 प्लस a1n xn इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सिंबल लग सकते हैं। ओके, और इसके बाद राइट हैंड साइड में आपको वैल्यू मिलेगी b1। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट हो गया, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया जिसमें कोफिशिएंट्स और वेरिएबल्स लिखे हैं। सिंबल कोई सा भी यूज़ हो सकता है, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन। इसी तरीके से हमारे पास कुछ इक्वेशंस होंगी, सो an1 x1 सो ऑन nn xn, फिर वही लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे हो गया आपका bn। सो यहाँ पे सारी इनइक्वालिटीज़ फिनिश हो जाती हैं, एंड x1 x2 सो ऑन xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं ना। अब समझते हैं कौन सी चीज़ क्या होती है। देखिए
ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन या तो आपको मिनिमाइज करना होता है या मैक्सिमाइज करना होता है। इसके बाद हमें यहाँ सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कुछ इनइक्वालिटीज़ दी गई होती हैं। इनइक्वालिटीज़ में कोई भी एक साइन दिया होगा, यहाँ पे आपको कुछ कांस्टेंट दिए होंगे जिनको राइट हैंड साइड कांस्टेंट्स कहा जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास पूरी जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती हैं वैसे इक्वेशंस बनी हुई होंगी, जिसमें A1 A2 A3 सो ऑन, मतलब A11 A2 A3 ये इस तरीके से इसकी हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, A11 A12 सो ऑन A1n। सो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाती है, तो ये कोफिशिएंट्स हो गए। x1 x2 x3 हमारे वेरिएबल्स होते हैं। इन वेरिएबल्स को हम कहते हैं कि ये वेरिएबल्स जो है नॉन निगेटिव नेचर के होते हैं। ये जो वेरिएबल्स होते हैं नॉन निगेटिव नेचर के इसलिए होते हैं क्योंकि ये यूजुअली कॉस्ट को, टाइम को, प्रॉफिट को, पर्सन को, आर्स को, इन सब चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। और हर एक चीज़ की एग्जिस्टेंस होती है, इसलिए इसको निगेटिव नहीं लिया जा सकता, जीरो लिया जा सकता है, मतलब कि एग्जिस्टेंट नहीं है, या फिर पॉजिटिव नेचर का लिया जाता है, इसलिए इसको नॉन निगेटिव कहा जाता है। आई होप ये एलपीपी की आपको स्ट्रक्चर क्लियर होगी। इसके बाद हम समझते हैं इसके सॉल्यूशंस के बारे में, ठीक है ना। सॉल्यूशंस, एलपीपी में हमें सॉल्यूशंस कैसे मिलते हैं? जब हम एलपीपी को सॉल्व करते हैं, किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक सॉल्यूशन होता है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या है? x1 x2 सो ऑन xn की वैल्यूज जो आपकी इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। वो सारे वेरिएबल्स की वैल्यू जो आपकी इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई करते। दूसरा सॉल्यूशन होता है आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन होता है आपका फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन क्या? जब आप ग्राफिकल मेथड करोगे तब आपको कुछ वेरिएबल्स मिलेंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे, वैल्यूज़ मिलेंगी। उन वैल्यूज़ को आप कहोगे फिजिबल सॉल्यूशन, मतलब उन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे किस में? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो हमें जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो हमारी हो जाएंगी फिजिबल सॉल्यूशन। इसी तरीके से तीसरा सॉल्यूशन हमारा होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या? वो फाइनल सॉल्यूशन जो कि हमारे क्वेश्चन के आंसर को ऑप्टिमाइज करता है। अगर क्वेश्चन में गिवन कंडीशन मैक्सिमाइज की है तो वो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे, और अगर हमारे गिवन क्वेश्चन में मिनिमाइज के बारे में पूछा गया है तो गिवन कोऑर्डिनेट्स हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। इन दोनों को मैं आपको एक बार और एग्जाम्पल के थ्रू भी डेमोन्स्ट्रेट करके बताती हूँ। इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। जब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, उस प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल के नाम से ही आपको समझ में आ रहा हो कि दैट मीन्स कि बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ इस मेथड को सॉल्व करने वाले हैं। और जब भी आप ग्राफ की बात करते हो तो आपको पता होगा कि हमें 2 ही वेरिएबल की नीड होती है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में प्लॉटिंग करने के लिए। तो इसलिए जब भी आपके पास कंस्ट्रेंट या जो वेरिएबल आपके पास दिए जाएँ, ठीक है, वो वेरिएबल्स अगर 2 हो, मीन्स ओनली 2 वेरिएबल्स आर अवेलेबल, तो आप ये कहोगे कि हम इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, तो अब हम समझते हैं ग्राफिकल मेथड के स्टेप्स, और उसके बाद फिर मैं आपको एक बार ये सॉल्यूशंस के बारे में और बताऊंगी। ओके, ये फिनिश करके फिर हम क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप वो कॉन्सेप्ट उन क्वेश्चंस पे लगा सको। सो ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड के स्टेप्स क्या है? देखो, सबसे पहला स्टेप आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया होगा ना, ठीक है, कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग दी गई होगी। सो मैं एक बार जस्ट रफ में लिख देती हूँ कि आपको मिन या मैक्स टाइप का ऑब्जेक्टिव फंक्शन कुछ दिया हुआ है, जेड करके, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दी गई है, और आपको एंड करके हमें कुछ वेरिएबल्स दिए गए, नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स दिए गए। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कंस्ट्रेंट हमें दी जाती है, ठीक है, इन कंस्ट्रेंट्स को हम इनइक्वालिटीज के फॉर्म में दी जाती है ना, जैसे बताया था ना, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू करके सिंबल में दिया जाता है, लेकिन इसको हम इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखते हैं। समझिए, जैसे 2x + 3y इज लेस देन इक्वल टू 5 दिया। सबसे पहला काम होता है जितनी इनइक्वालिटीज दी जाएं उन इनइक्वालिटीज को इक्वेशंस के फॉर्म में हमें लिखना होगा। सो हम इसको लिखेंगे 2x + 3y = 5, ठीक है। हमें एक इस तरीके की कुछ इक्वेशंस मिल जाएंगी। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या बना? टू राइट द इनइक्वालिटीज इनटू इक्वेशंस। ओके, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशंस, और आप क्या करोगे, पीडीएफ जो होंगी आपको उसमें आपको पूरा स्टेप्स लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। इनइक्वालिटी को इक्वेशंस में हमने कन्वर्ट कर दिया। फाइन, हमें 2 इनइक्वालिटीज मिल गई, हमने कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या करना होता है, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज पता करनी होती है ना, एक्स और वाई की वैल्यूज पता करनी है। तो एक बार एक्स को 0 रख दो, एक बार वाई को 0 रख दो, तो आपको पता चल जाएगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी। अगर आप एक्स 0 करोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 5/3, ठीक है। इसी तरह से वाई को 0 करोगे तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी
5/2। अब हमने ये वैल्यूज़ ही क्यों ली, इस तरीके से क्यों लिया, एक बार x0 किया एक बार y0 किया, क्योंकि देखिए हमें ज़्यादा नेचर ऑफ लाइन तो चाहिए नहीं, वी एक्चुअली एक पॉइंट यहाँ मिल जाए एक पॉइंट यहाँ मिल जाए और हमारी लाइन कुछ इस तरीके से बन जाए ताकि हमें लाइन के बारे में पता चल जाए। तो हमारा मेन एम ये रहता है कि हमें एक पॉइंट, आपका एक कोऑर्डिनेट हमें एक्स एक्सेस में मिल जाए, एक कोऑर्डिनेट वाई एक्सेस में मिल जाए, ताकि हम उस लाइन को डायरेक्टली ड्रॉ कर पाएँ। तो हमें नेक्स्ट क्या करना है, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एक्सेस एंड y एक्सेस बाय सॉल्विंग द इक्वेशंस। जो इक्वेशंस थी उनको सॉल्व करके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। फिर थर्ड इसी में क्या होगा, प्लॉट द लाइन, प्लॉट द लाइन, वी हैव टू प्लॉट द लाइंस फॉर विच जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं उसके रिस्पेक्ट में हमने लाइन को प्लॉट कर दिया। फोर्थ हमारा क्या होता है, लेट हमें एक लाइन ये मिली है और एक लाइन हमें ये मिली है। अब हमें, आपको पता है कि वी व्हाट वी एक्चुअली हैव, हमारे पास कंस्ट्रेंट होते हैं ना, लेस देन या इक्वल टू के सिंबल पे कंस्ट्रेंट होते हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ करी और हमें ये पता है कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है इसमें लेस देन का सिंबल है। लेस देन का सिंबल शो करता है कि जब आपने लाइन ड्रॉ करी है उसमें वो कौन सा रीजन एक्चुअली कवर करेगा। तो जब भी लेस देन का सिंबल होता है इसका मतलब होता है टूवर्ड्स द ओरिजिन। क्या होता है, टूवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की तरफ को आने वाला जो भी पूरा रीजन होगा वो हमारा शेडेड पोर्शन होगा और उस रीजन को हम कवर करेंगे। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे शेड कर दिया। अगर हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू की होती है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से दूर भाग जाओ, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पे एक और बनाऊँ लाइन और हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास अवे फ्रॉम द ओरिजिन। आई होप दिस इज क्लियर, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सो सिमिलरली व्हाट वी हैव टू डू, पहले हमने लाइंस को प्लॉट कर लिया, लाइन प्लॉट करने के बाद हमारे पास एक रीजन मिल जाएगा, इसका रीजन मिल गया लेस देन का, इसका भी रीजन मिल गया लेस देन का। तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन रीजन ऑब्टेन करेंगे और वो जो कॉमन रीजन होगा हमें मिलेगा इन सिंबल्स के थ्रू, ठीक है ना। आई जस्ट चेंज द कलर एंड आई थिंक दैट विल बी मोर क्लियर टू यू। हमने यहाँ पे रीजन शेड कर दिया अकॉर्डिंग टू द इनइक्वालिटीज। शेडेड रीजन जो हमें मिलेगा उसमें से भी जो कॉमन रीजन होगा, अटमोस्ट कॉमन रीजन होगा, वो रीजन हमारा कहलाएगा फिजिबल रीजन। तो फोर्थ में एक्चुअली हमें एक्चुअली फाइंड करना है, आफ्टर प्लॉटिंग द लाइन फाइंड द फिजिबल रीजन, ठीक है, फाइंड द फिजिबल रीजन। आपने फिजिबल रीजन को फाइंड कर लिया। फिजिबल रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर कॉमन रीजन। इसको ध्यान से समझो क्योंकि एक तो इसके क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं और आप बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस को कर सकते हैं और आंसर भी सही आता है, ठीक है। और यही मेथड आपको डुअलिटी में भी हेल्प करेगा, तो इस मेथड को तो ज़रूर ही तैयार करके जाएं, ठीक है। लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन आया था 1920 और पहले तो आते ही थे और 1920, 21, 22 में भी इससे क्वेश्चन आए, ठीक है। मैं दिखाऊंगी भी आपको, ठीक है ना, क्वेश्चंस किस तरीके के हैं। देखिए कॉमन रीजन हमें मिल गया, कॉमन रीजन आपने फाइंड कर लिया। तो चलिए यहाँ पे एक बार बना के दिखाती हूँ। ये हमें लगा लो, ये हमें कॉमन रीजन मिल गया इस तरीके से। अब कॉमन रीजन कहीं कट कर रहा है ना, ये जो कट कर रहा है कॉमन रीजन जो मिला, पहली बात तो इस रीजन को हमने कह दिया फिजिबल रीजन, ठीक है, फिजिबल रीजन। अब ये जो कॉमन रीजन हमें मिला है इसके ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स कहलाएंगे आपके कॉर्नर पॉइंट्स। क्या कहलाएंगे, कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। क्वेश्चन एक बार एग्जाम में ये भी आया था, टेल द नंबर ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। तो आपको कॉर्नर पॉइंट्स भी पता होने चाहिए कि फिजिबल रीजन पहले ऑब्टेन करना है, उसके बाद कॉर्नर पॉइंट्स को आप काउंट कर सकते हैं। अगर फिजिबल रीजन नहीं भी दिया है देन ऑल्सो यू शुड नो कि कॉर्नर पॉइंट्स एक्चुअली हैं क्या। तो फिजिबल रीजन के बाद आप कॉर्नर पॉइंट्स पे पहुंचोगे, ठीक है ना। सो ये कॉर्नर पॉइंट्स आपने फाइंड किए, क्या मिलेगा आपको कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स में आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट्स लाइक x1 y1 x2 y2 सो ऑन। अब वो कॉर्नर पॉइंट्स जो आपके होंगे उन सबको आपने कलेक्ट कर लिया। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये कॉर्नर पॉइंट्स जब आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करोगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास, लेट ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस तरीके का है मैं बताती हूँ। हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस तरीके का था ना, zx इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4y, एक डमी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने बना दिया। तो हम x की वैल्यू यहाँ, y की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिल जाएगी। यस, सो वो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू होगी आफ्टर पुटिंग दीज x एंड y, दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड एज द फिजिबल सॉल्यूशन। मैंने आपको 3 सॉल्यूशन बताए थे, जनरल सॉल्यूशन एंड योर फिजिबल सॉल्यूशन एंड योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। सो दिस पर्टिकुलर इज योर फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये आपका फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। अब आपको फिजिबल सॉल्यूशन भी कितने मिलेंगे, जब आपको थ्री कॉर्नर पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है ना, 3 कॉर्नर पॉइंट्स मिले हैं तो 3 ही फिजिबल सॉल्यूशन भी मिलेंगे, 3 ही फिजिबल सॉल्यूशन भी मिलेंगे। तो हमारा ये नेक्स्ट स्टेप बन जाता है, फाइंड द फिजिबल रीजन, द कॉमन रीजन। उसके बाद क्या करना है, टू फाइंड द फिजिबल पॉइंट्स, फाइंड द फिजिबल पॉइंट्स।
फिजिबल पॉइंट्स आपने फाइंड कर लिए, ठीक है, आपको कुछ कुछ वैल्यूज़ मिल गई। लेट मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ। हमें यहाँ पे फिजिबल पॉइंट्स की ये वैल्यूज़ मिली हैं, देखिए मानते हैं Z0 पे हमें 0 मिला है, Z एक पर्टिकुलर A पॉइंट पे इनको नाम दे देते हैं, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। तो A पे हमें मिला है 15 और ZB पे मुझे मिली है कुछ 6 वैल्यू, कुछ कोऑर्डिनेट्स आए थे, उनको मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट किया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाली तो 0, 15 और 6 मिली। तो ये 0, 15 और 6 होगा, ये आपका फिजिबल सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। और उसके बाद अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, हमने कहा कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज ऑफ ZX टाइप का है। इसका मतलब कि सारे ऑब्टेन्ड फिजिबल सॉल्यूशन में से जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू को मैक्सिमाइज करता है वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z देगा। अब वो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z है वो किसकी है, ZA के पास 15 वैल्यू है, विच इज द मैक्सिमम ऑफ ऑल, सो दिस विल बिकम योर सॉल्यूशन। बट ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, दिस इज योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, फाइन। सो दिस विल बी द 6th पॉइंट। So after finding the feasible point, what we have to do? We have to find the optimal solution. Next क्या हो जाएगा? Find the optimal solution. ओके, सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो भी दिया होगा मैक्सिमल टू मैक्सिमल हो जाएगा, मिनिमल टू मिनिमल हो जाएगा, ठीक है। सो यहीं पे हमारा ग्राफिकल मेथड फिनिश होता है। सबसे पहले हमने क्या करा, इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशंस में कन्वर्ट करा, उसके बाद इक्वेशंस को प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद फिजिबल रीजन, कॉमन रीजन को फाइंड किया, उसके बाद कॉमन पॉइंट्स फाइंड किए, मतलब फिजिबल सॉल्यूशंस फाइंड किए। आउट ऑफ दोज फिजिबल सॉल्यूशन हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड किया जो हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब ये आपका एक सिंपल ग्राफिकल मेथड हो गया। अब इस ग्राफिकल मेथड के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे हमारे कुछ एक्सेप्शंस हैं ग्राफिकल मेथड के, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। देखो ग्राफिकल मेथड के एक्सेप्शंस क्या है। सबसे पहला एक्सेप्शन है, मैंने आपको यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया था, यस कि दोनों लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। अगर हम ये मानते हैं कि हमें जो कंस्ट्रेंट दिया वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, तो मैंने कहा था ना ओरिजिन से दूर चले जाओ, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से बाहर चले जाओ। इसका भी रीजन ये वाला है और जो नीचे लाइन है उसका, ठीक है। सो जो हमारा कॉमन रीजन आएगा वो ये वाला होगा, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास कोई भी रीजन कॉमन नहीं है। सो हमारा रीजन जो बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, इसी से क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं दैट आई विल टेल यू। जो रीजन हमारा होगा वो होगा अनबाउंडेड, ओके, रीजन इज अनबाउंडेड। अब इसमें दो कंडीशन अराइज होती हैं। रीजन इज अनबाउंडेड, व्हाट अबाउट द सॉल्यूशन। अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज टाइप का है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज टाइप का है, तो हमें कौन सा रीजन मिला है, देखिए ये पूरा रीजन मिला है ना हमें। तो इसमें कितने कॉर्नर पॉइंट्स, 1 2 3 कॉर्नर पॉइंट्स है, तो ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू यही बनेगी, तो हमें मिनिमम सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा, ओके। सो इसमें आंसर क्या आएगा, अनबाउंडेड रीजन बट मिनिमम सॉल्यूशन, ऑप्टिमल मिनिमम सॉल्यूशन मिल गया। अब अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज टाइप का होगा, तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन भी अनबाउंडेड होगा। सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड एंड रीजन इज ऑल्सो अनबाउंडेड। आई होप इज क्लियर। मैक्सिमम के लिए यू हैव नो बाउंड इनसाइड द गिवन फिजिबल रीजन, तो इसलिए जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो हमारा अनबाउंडेड सॉल्यूशन जाएगा, फाइन। सो हमारा अनबाउंडेड सॉल्यूशन जाएगा। तो अनबाउंडेड के केस में यू हैव 2 कंडीशंस, वन यू गेट एन अनबाउंडेड रीजन, वन यू गेट एन अनबाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन में दो अनबाउंडेड सॉल्यूशंस। अनबाउंडेड सॉल्यूशंस में आपको अनबाउंडेड सॉल्यूशन एंड अनबाउंडेड रीजन दोनों मिलता है, ठीक है। सेकंड है अनबाउंडेड रीजन बट बाउंडेड सॉल्यूशन, बट यू गेट अ सॉल्यूशन, एक वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू आपको मिली है सॉल्यूशन की, ठीक है। थर्ड एक्सेप्शन इसमें होता है सिंगलेटन सॉल्यूशन। सिंगलेटन सॉल्यूशन मींस व्हेन द टू लाइन इंटरसेक्ट एंड we does not have any common region but we have a single point which is common in the given lines, so that type of solution is called as singleton solution। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, ओके। सिंगलेटन सॉल्यूशन, तो ये जो पॉइंट होगा कॉमन पॉइंट, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट होता है आपका इनफिजिबल सॉल्यूशन, मतलब कि अब हमें फिजिबल रीजन ही नहीं मिला है, ठीक है, हमें फिजिबल रीजन, एक कॉमन रीजन ही नहीं मिल पाया है, तो हम उस सॉल्यूशन को भी ऑब्टेन नहीं करेंगे। ऐसे केस में हम सॉल्यूशन को कह देते हैं इनफिजिबल सॉल्यूशन। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, एक रीजन हमें ये वाला मिला है और एक रीजन हमें ये वाला मिला, तो आपको यू डोंट हैव एनी कॉमन रीजन इन योर हैंड, तो ऐसे केस में आप कह दोगे इनफिजिबल सॉल्यूशन,
ठीक है, तो ये 4 वैरायटी ऑफ एक्सेप्शंस है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट ईयर 2022 गेट एग्जाम में आपका ये वाला क्वेश्चन आया था, एंड आई वांट टू टेल यू ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और फिलअप के फॉर्म में था। दैट मीन्स यू हैव टू सॉल्व एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, कितना आसान क्वेश्चन है। ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग फाइंड करनी है। अब तो समझ में आ रहा होगा ना, ऑप्टिमल वैल्यू मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन स्टार्ट करना चाहिए कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है। हमें एलपीपी दी गई है, मैक्सिमाइज टाइप का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, 2 कंस्ट्रेंट दी गई। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपको 2 वेरिएबल दिखाई दे तो आप हमेशा ग्राफिकल मेथड को स्ट्राइक करना, क्योंकि सबसे ईजिएस्ट है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज टाइप का है। तो देखिए अब हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ग्राफिकल मेथड अप्लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या, गिवन कंस्ट्रेंट को इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। 3x1 + 2x2 इज इक्वल टू -x1 + x2 इज इक्वल्स टू 1। इनके पॉइंट्स मैं बता देती हूँ, आप इसको जनरली भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे इसलिए बता रही हूँ ताकि जिनको भी ना आता हो दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड ना, क्लियरिटी आ जाए। देखिए x1 को जब आप 0 रखोगे तो x2 की वैल्यू 1 आएगी, x2 की वैल्यू जब 0 रखोगे तो x1 की वैल्यू -1 आएगी। इसी तरीके से यहाँ पे जब आप x1 को 0 रखेंगे, x1 को आप 0 रखेंगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, और x2 को जो आप 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 4। सो अब आपको ये प्लॉट करना है ग्राफ। वन 2 3 4 5 6 4 5 6 और ये -1 में भी जा रहा है, ठीक है। अब ये देखिए सेकंड वाले को पहले प्लॉट कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है 0 और 1, ये वाला पॉइंट है, दिस इज 0 1, और नेक्स्ट वाला है आपका -1 0। सो ये लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वाला है आपका 0 और 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला पॉइंट है आपका 0 6, और नेक्स्ट वाला पॉइंट है आपका 1 2 3 4 और 0, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये आपकी सेकेंड लाइन है। अब आप दोनों में रीजन देख सकते हो कि लेस देन है ना, मैक्सिमाइज के साथ लेस देन है। तो हमेशा याद रखना मैक्सिमाइज जब भी होता है, स्टैंडर्ड ही जो जनरल फॉर्मेट मैंने आपको बताया था ना, उसमें स्टैंडर्ड ये होता है कि जब भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज टाइप का हो तो आपके कंस्ट्रेंट लेस देन के होते हैं। दैट मीन्स टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये भी ओरिजिन और ये वाला भी टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो हमें ये वाले पॉइंट, ये दीज पॉइंट्स आर द फिजिबल पॉइंट्स या कॉर्नर पॉइंट्स हमें मिले। अब हमें क्या करना है, इन कॉर्नर पॉइंट्स की हमें वैल्यूज़ फाइंड करनी है और फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखना है। अभी एक चीज़ और बताना है, मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सेस में जितने मतलब जो एक्स वेरिएबल्स होते हैं, x1 x2 x3, जो नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स होते हैं वो हम पॉजिटिव नेचर के लेते हैं। इसलिए हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको ग्राफ बनाना है। जो बाकी क्वाड्रेंट का हिस्सा आएगा उसको हम इरेडिकेट मतलब हटा देंगे, उसको नहीं देखेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब कॉर्नर पॉइंट्स कौन सा बनेगा, ये बनेगा और ये बनेगा, और ये आपके पास 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। आपको कॉर्नर पॉइंट की वैल्यू पता है 0 1 है, इसकी वैल्यू -1 और 0 है। इन दोनों इक्वेशंस को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो। -x1 + x2 इज इक्वल्स टू 1 और 3x1 + 2x2 इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। -5x1 इज इक्वल्स टू -10 एंड x1 इज इक्वल्स टू -10 बाय -5, इट इज़ 2। ओके, इसी तरीके से इसकी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। -2 + x2 इज इक्वल्स टू 1, सो x2 इज इक्वल्स टू 3। तो हमें पॉइंट मिला है 2 और 3, 2 3। अब इस पॉइंट पे हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमने इन पॉइंट्स को नाम दे दिया है A B C। सो ये बन जाएगा ZA ZB और ZC। ZA क्या है आपका 2 3 है, तो पुट करिए। 2 × 6 कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है, ठीक है ना। 2 × 6 + 3 × 5, ठीक है, 3 × 5 तो कितना आ जाएगा 12 + 15 आएगा 27। नेक्स्ट आएगा आपका 0 1, सो 0 × 6 + 1 × 5, सो आंसर आएगा आपका 5। ये फर्स्ट सेकेंड है। थर्ड है आपका -1 × 6 + 5 × 0, सो ये आ गया आपका -6। मैक्सिमाइज के लिए पूछा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या कह रहा है, मैक्सिमाइज की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो कौन सी वैल्यू होगी जो मैक्सिमम मिल रही है आपको बताइए। मैक्सिमम वैल्यू है 27, सो 27 इज़ योर आंसर।
आई होप ये क्लियर होगा। ये 2022 का पिछले साल का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये 2020 का है शायद। देखिए इस क्वेश्चन में इसने क्या दिया, देखिए दो वेरिएबल्स है, मैक्सिमाइज टाइप का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल है। यहाँ पे इसने एक चीज़ कही है कि जो हमारा वेरिएबल है x2, ये हमारा वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन है। दैट मीन्स कि ये अनबाउंडेड जाएगा, इसमें कोई आपने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल रखी कि इसको कहीं से लेस या कहीं किसी से ज़्यादा कर रखा है, ये अनरेस्ट्रिक्टेड वैल्यू देगा। तो इसलिए इस तरीके से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है। एलपीपी दी हुई है, मैक्सिमाइज टाइप का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, 2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, 3 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है, 1 2 और 3 लाइन्स ड्रॉ होंगी और x2 को अनरेस्ट्रिक्टेड दे रखा है। उसके बाद पूछा देन द एलपीपी हैज़, एलपीपी को पूछा है व्हाट द एलपीपी, क्या नेचर है एलपीपी का। नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब कोई हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ओनली वन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन दैट इज ऑप्टिमल। तो यहाँ पे ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का एक डिफरेंट चैप्टर ही है जिसका नाम ही है फिजिबल सॉल्यूशन, तो हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करेंगे, दैट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, हमें ऑप्टिमल मिल रहा है, ये पूछा है। थर्ड में पूछा है मोर देन वन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एंड ए यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, दैट मीन्स कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन की एक सिंगल वैल्यू मिली है। और फाइनाइटली मैनी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, कि हमें बहुत सारे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस एक से मिले, ठीक है। ये भी ऑप्शन हो जाता है कभी कभी कि आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस एक साथ मिल जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन अराइज करना चाहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बहुत सारे सॉल्यूशंस एक साथ। ऐसा तब होता है कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करें और कुछ देर तक वो एक दूसरे को पैरेलली एक दूसरे के ऊपर लाई करें, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर ये सॉल्यूशन बन रहा है पूरा छोटा सेक्शन ऑफ लाइन, ठीक है, तो ये इतने यहाँ पे आपको कितने सॉल्यूशन बन जाएंगे, यू विल गेट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस व्हेन द लाइन ओवरलैप ईच अदर, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको इनफाइनाइट मैनी यूनिक सॉल्यूशंस मिल सकते हैं या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको एक्सेप्शंस बताए थे ना, उन एक्सेप्शंस में एक केस ये भी है, फाइन। सो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। सेम हमें प्रोसीड करना होगा, x1 x2, पहले इन इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन के फॉर्म में रखिएगा, फिर x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करिएगा और फिर उन ग्राफ्स को प्लॉट करिएगा। सो इसमें 0880 और यहाँ पे ठीक है। अब इसको प्लॉट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो पहला पॉइंट आपका 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाली लाइन बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है, 0 और 6, नेक्स्ट कौन सी है, 9 और 0, ठीक है। 8 क्या है, देखो लेस देन है, 8 वाली जो है ना, ये वाली, ये लेस देन है, मतलब इनसाइड का पोर्शन है, ये पूरा इनसाइड का पोर्शन। और ये कह रहा है कि आउटसाइड का पोर्शन है, मतलब ये वाला, ये वाला। समझ में आ रहा है। तो हमें सॉल्यूशन कौन सा मिला, कॉमन रीजन ये मिला, दिस इज द कॉमन रीजन। इसके पॉइंट्स क्या थे, ये था 08, ये था 06, और दोनों को सॉल्व करेंगे यहाँ पे और तब देखेंगे बाकी क्या है, ठीक है ना। तो लिखते हैं x1 + x2 = 8 और 2x1 + 3x2 = 18। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब यहाँ दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो क्या बन जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा -x2 = -2, x2 की वैल्यू हो गई आपकी 2। सो 2 आया, x1 में पुट करो, x1 + 2 = 8, तो x1 की वैल्यू हो गई आपकी 6। सो 6 और 2 ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट ये है। तो चलिए अब फाइंड करते हैं, z ये a हो गया, ये b है और ये आपका c है, ठीक है। ZA, ZB और ZC, ओके। ZA में वैल्यू पुट करते हैं, तो 4 × 0 + 6 × 6 विच इज़ इक्वल्स टू 36। नेक्स्ट ZB की वैल्यू पुट करेंगे, तो 0 × 4 + 6 × 8 48। देन नेक्स्ट होगा आपका 6 × 4 + 6 × 2 इज़ 24 + 12 इज़ 36, ठीक है। सो
अब देखो ZA से लेकर ZC दोनों का हमें सेम आंसर मिल रहा है, ठीक है ना, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस टाइप का है, मैक्सिमाइज टाइप का है। सो हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z है हमारी 48, मतलब हमें एक सिंगल सॉल्यूशन मिला है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो कौन कौन सा सही हो सकते हैं, देखो नो ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ये रॉन्ग हो जाएगा। सो दैट इज ऑप्टिमम सॉल्यूशन, दैट इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑप्टेन है, ऑप्टिमल है, हाँ सही है। मोर देन वन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, हाँ यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। मैनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, वो रॉन्ग है। अब इन दोनों में से जब हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए क्या लिखा है, वन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन और मोर देन वन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। और बी और सी ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए तो सेम ही बात कर रहा है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें एक मिल रहा है ना। तो वन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, मोर देन वन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, तो जब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन करेंगे उसमें हम इन दोनों में से जो करेक्ट होगा उसको रख लेंगे और नेक्स्ट वाले को कैंसिल कर देंगे। आई होप ग्राफिकल मेथड क्लियर हो रहा होगा। एक क्वेश्चन और बताती हूँ, देखो ग्राफिकल मेथड का ये वाला आई थिंक 2019 में आया था, है ना। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है दिया हुआ है, कंसिडर द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP मैक्सिमाइज टाइप का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं कि आप कंफ्यूज मत होना, इसीलिए करा रही हूँ। इसमें वेरिएबल यूज है, अल्फा x1 लिखा है प्लस x2, कोई कांस्टेंट नहीं दिया कोफिशिएंट में। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट 1 2 3 3 कंस्टेंट दिए हैं, ये नॉन नेगेटिव वेरिएबल, 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अब उसके बाद पूछा है कि अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है और इसने यहाँ पे एक चीज़ रखी, इफ 3 0 इज द ओनली ऑप्टिमल सोल्यूशन, मतलब कि हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन जो मिल रहा है वो यूनिक है और उसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं, ऑप्टिमल सोल्यूशन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 3 0 हैं। अब हमें इन्होंने पूछा है कि अल्फा का क्या रिलेशन है, अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, या रेंज ऑफ अल्फा के बारे में पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, ग्राफिकल मेथड की हेल्प से। इन इक्वेशंस को इक्वेशंस में कन्वर्ट करो, ग्राफ को प्लॉट करो, फिर जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फिजिबल सॉल्यूशंस मिले हैं वो फाइंड करो। तो करते हैं, चलिए पहली इक्वेशन आपकी ये है 2x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 6, फिर x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 1 एंड x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो जब भी इस तरीके की इक्वेशन होती है ना, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 4, इसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा याद रखना 0 4 और 4 0 मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि जब x1 को 0 पुट करोगे तो x2 की वैल्यू 4 होगी, x2 को 0 पुट करोगे तो x1 की वैल्यू 4 होगी। तो ये तो डायरेक्ट इनके आंसर्स कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं। इसी तरीके से माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1 है, इसका कोऑर्डिनेट देखो क्या मिलेगा, जब x2 की वैल्यू आपने 0 पुट करी तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -1 और 0। इसी तरीके से जब आप x1 को 0 पुट करोगे तो x2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0 और 1। तो इस तरीके के जिनमें कोफिशिएंट्स ना लगे हुए x1 x2 टाइप के, आप सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना, ठीक है। अब इस वाले के कोऑर्डिनेट बताते हैं, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 6। सो x2 की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूँगी तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और नेक्स्ट जब x1 की वैल्यू आई पुट 0 तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 6। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम प्लॉट करते हैं। ओके, तो हमारी रेंज जा रही है अराउंड 6, तो आई मार्क 6। ओके, इस ग्राफ को दोबारा प्लॉट करके बताती हूँ। देखो 4 ये है ना, ये है 4 वाली लाइन और ये है 1 वाली लाइन और ये है 6 वाली, ऐसा आना चाहिए, है ना। चलिए अब इसका फिजिबल रीजन देखते हैं। देखो क्या है, लेस देन लेस देन लेस देन, सब में इनसाइड है। तो ये वाला रीजन जो है ना आपका, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट, आपको ये पॉइंट मिला। और आपको पता है ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये आपका था 3 0। ये वाला पॉइंट आपका कौन सा है, आपको पता है 0 1। सो हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। इनको आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाले पॉइंट के लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। -x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1 एंड x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 4। सो ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 2x2 इज इक्वल्स टू 5 एंड x2 इज इक्वल्स टू 5/2। सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिली है 5/2। 5/2 इसमें पुट करते हैं तो -x1 प्लस 5/2 इज इक्वल्स टू 1। सो 1 माइनस 5/2 इज इक्वल्स टू माइनस के 3/2, ठीक है ना। और माइनस माइनस कैंसिल, तो x1 की वैल्यू डायरेक्टली आपकी आ गई 3/2। सो यहाँ पे पुट कर दो 3/2। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं। ये वाली इक्वेशन देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट, तो कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 लिखेंगे 2, इसको बहुत ही ध्यान से करना क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आसान है, लेकिन इक्वेशंस गलत नहीं होनी चाहिए। x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 4,
सो माइनस कर दो, माइनस माइनस 2 इज इक्वल्स टू, और ये x1 की वैल्यू 2 आ गई। x1 को जब यहाँ 2 पुट करोगे तो x2 की वैल्यू भी आपकी 2 आ जाएगी, तो 2 2 होगा, ठीक है ना, 2 4 माइनस 2 2, तो ये वैल्यू आ गई 2 और 2। अब इन पॉइंट्स को रख के वैल्यूज़ देखते हैं। मैं एक बार इसको सबको रब कर देती। देखो पॉइंट के नाम रख देते हैं, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, तो जेड ए, और हमें साथ में एक चीज़ और भी दी है, बताती हूँ, जेड ए, जेड बी, जेड सी और जेड डी। जेड ए पे वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगी, जेड ए पे वैल्यू देखो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू 3 प्लस 0, ठीक है। नेक्स्ट जेड बी पे फाइंड करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 2 अल्फ़ा प्लस 2। जेड सी पे वैल्यू फाइंड करेंगे तो मिलेगा 3/2 अल्फ़ा प्लस 5/2। जेड डी पे पुट करेंगे तो मिलेगा 2, ठीक है। अभी इसके अलावा हमें यहाँ ये दिया गया है कि 3 0 वाला जो सोल्यूशन है वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है। 3 0 वाला मतलब कि ये, तो 3 अल्फ़ा हमारा क्या होगा, मैक्सिमाइज है ना, सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन है। इसको तो छोड़ ही दो, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 3 अल्फ़ा वाली वैल्यू हमारी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब 3 अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 2 अल्फ़ा प्लस 2, ये कह सकते हैं। और 3 अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 3/2 अल्फ़ा प्लस 5/2, है ना, ये कह सकते हैं। अब देखते हैं अल्फ़ा की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है और फिर हम इसके ऑप्शन से कंपेयर करेंगे। सो 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 2, तो यह अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 2, ये वाला कोई ऑप्शन प्रेजेंट है, हाँ ये वाला प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब यही आंसर होगा। फिर भी इसको एक बार चेक कर देते हैं। 3 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा बाई 2 इज़ ग्रेटर देन 5/2, सो ये हो जाएगा 6 अल्फ़ा माइनस 3 अल्फ़ा बाई 2, तो डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 3 अल्फ़ा बाई 2, 6 अल्फ़ा बाई 3 अल्फ़ा, तो 3 अल्फ़ा बाई 2 इज़ ग्रेटर देन 5/2 अल्फ़ा, यहाँ से यहाँ कैंसिल, सो 3 अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 5, और यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 5/3, मतलब अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन समथिंग। सो बेटर है कि हम क्या लेंगे वैल्यू, इसमें से दोनों में से कौन सी वैल्यू हमें लेनी होगी, ठीक है। सो दोनों में से वैल्यू हम लेंगे 3 अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 2 वाली, ठीक है ना। मेरा एक्चुअली पैनिक हो जा रहा है। अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 2, और यहाँ पे अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 1 पॉइंट समथिंग। सो बेटर है कि 2 से बड़ा हो या 1 पॉइंट समथिंग से बड़ा हो, तो वैल्यू तो अल्फ़ा की आगे ही जानी है ना, और हमारे पास अनबाउंडेड वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा जा रही हो, तो हमारा अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 2 है। इसमें अगर आप देखो तो हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है भी नहीं जो इसको सेटिस्फाई करे, तो इसको हम नहीं लेंगे और इस वाले को ले लेंगे, ठीक है। सो अब ये वाली वीडियो यही ख़त्म होती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में बताया, ग्राफिकल मेथड के बारे में बताया, फिजिबल सॉल्यूशन के बारे में बताया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में बताया, किस तरीके के इसके एक्सेप्शंस केसेस होते हैं ये बताया, उन एक्सेप्शंस केसेस पे बेस्ड और सिंपल ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड हमने 3 ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये प्रिपरेशन सीरीज आपको हेल्प करेगी तो ज़रूर कमेंट के द्वारा मुझे बताइएगा, और कौन से टॉपिक्स आप अपनी तरफ से पढ़ना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और जो भी स्टूडेंट्स आपके साथ गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे भी इन वीडियोज़ को शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।